एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। मुझे वेन डायग्राम बनाना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, और इसके अंदर दो सर्कल बना लेंगे, एक सेट ए के लिए और एक सेट बी के लिए। तो सेट ए का बॉक्स तो ये हो गया, और सेट बी का बॉक्स ये हो गया। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इसमें ए और बी टोटल कंप्लीट आ जाएगा। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल बनाया है, दिस इज फॉर यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के लिए है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ए और बी का जो यूनियन अगर मैं देखूं तो उसके लिए मुझे पूरा ए और पूरा बी शेड करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दो। सर जो हमें शो करना होता है हम वो शेड करते हैं। जो हमें शो करना होता है हम वो शेड करते हैं बस। ओके सर। आपने क्या करा, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारा का सारा आपने शेड कर दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फिर से बता दो। भी बता रहा हूँ उनको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए यूनियन बी को छोड़ दो और ए यूनियन बी के अलावा जितना भी एरिया है उस पूरे को शेड कर दो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है कि जो दे रखा है ना उसको छोड़कर बाकी सारा कुछ कर दो। तो दे क्या रखा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इसमें पूरा का पूरा सेट ए कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट बी कवर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी को छोड़ दो, उसके अलावा सारा का सारा एरिया शेड कर दो। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। सर ये इंटरसेक्शन बनाया है बीच में आपने, ये हाँ, वैसे बनता ही है, मतलब वेन डायग्राम जैसे ही बनते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये क्या है कि हम अलग अलग भी कर सकते हैं इनको। इंटरसेक्शन, अगर मान लीजिए कोई भी दो सेट हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, कि उनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। सही है, समझे? तो सर उनके वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन नहीं बनेगा? उनके वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ना तो मुझे सेट ए के बारे में बता रखा कुछ, ना बी के बारे में बता रखा, तो मैंने तो सोच लिया कि हो सकता है इनके बीच में कुछ कॉमन भी हो। तो जनरली ऐसा बना लेते हैं वेन डायग्राम। ओके सर। ठीक है, अगला देखता हूँ मैं। हर्षित, समझ में आ रहा है? यस सर। हर्षित, कल तुम थे नहीं, मैंने रात में एक्स्ट्रा क्लास रखी थी। हाँ जी सर। चलो ठीक है, देख ली, वीडियो देख ली थी कल की रात की? सर ये स्कूल में समझ आ गया था ये। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये इसी के बराबर है। ये इसी के बराबर है, देखिए कैसे। डी मॉर्गन्स लॉ को हम बोलते हैं ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, इसका मतलब क्या है कि जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो आप क्या करो, ये जो लाइन है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन है, डैश वाली जो लाइन है, इसको तोड़ दो और साइन चेंज कर दो। और तोड़ के एक टुकड़ा दे दो ए को, ए डैश। एक टुकड़ा दे दो बी को, बी डैश। बीच में यूनियन है, यूनियन का साइन बदलकर इंटरसेक्शन कर दो। तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। समझ गए? यस सर।
मतलब अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। कैसे? अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रेक द लाइन, इसको तोड़ो और ए को दे दो और बी को दे दो, तो ए डैश बी डैश हो गया, बीच में इंटरसेक्शन था, यहाँ लगा दो यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो कोई आपके दिमाग के अंदर उतर के नहीं देखने वाला कि आपने क्वेश्चन करा किस तरीके से। आप तो ये समझ लो कि आपने देखा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो आपको पता है कि डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए डैश यहाँ लगा दो, ये बी डैश बना दो और इसका इंटरसेक्शन बना दो। इसका मतलब जो ये डायग्राम बना है इसके लिए भी ये सेम डायग्राम होगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब इसी तरीके से बेटा बाकी बच्चों को भी क्लियर है? अंश, अंशित, आस्था, भव्या, दीपांशी, हर्षित, दिवस? यस सर। पार्थ क्लियर है? पार्थ क्लियर है तुम्हें भी? यस सर। अच्छा, आवाज आ नहीं रही, चलिए ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखिए जी, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा, थर्ड पार्ट करवाऊं या कर लोगे अपने आप? कर लेंगे। है ना, छोड़ रहा हूं फिर इसको मैं। और बताइए, और एक्सरसाइज 1.4 1.5 कहीं कोई डाउट हो? सर मुझे 1.4 का क्वेश्चन 11 में आया। कौन सा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 1.4? नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.4 का। बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट आया दैट मींस करा है तुमने। दिवस क्वेश्चन नंबर 11 हो गया? सर कौन सी एक्सरसाइज का? 1.4 का? 1.4। यस सर, हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 समझाता हूँ। सर इरेशनल नंबर ही तो बचेंगे उसमें। हाँ जी, हाँ जी। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 है, इफ R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R क्या हो गया? रियल नंबर। और इसमें कोई ज्यादा था नहीं था। हाँ वही, पर थोड़ा सा कई कई बार दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। Q क्या है? रैशनल नंबर। अब रियल नंबर जो है, रियल नंबर के अंदर तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाएंगे। तो R माइनस क्यू, R क्या हो गया? रैशनल प्लस इरेशनल, मतलब रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आ गए और उसमें से रैशनल नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कौन से बचेंगे? इरेशनल ही तो बचेंगे फिर। तो R माइनस क्यू हो जाएगा बेटा इरेशनल नंबर्स। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर जब आपने इस क्लास की इंट्रोडक्शन लिया था और आप ये सब समझा रहे थे तो आपने रियल का लिखवाया था इंटीजर्स प्लस रैशनल, और मैंने तब भी बोला था कि रियल नंबर्स तो रैशनल एंड इरेशनल होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने तभी बता तो दिया था तुम्हें कि रैशनल और इरेशनल भी आ जाएगा उसके साथ में। मुझे याद है तुमने पूछा था और मैंने बताया तो था कि इरेशनल भी आएगा। सही कह रहे हो। सर आपने ये बोला था कि आप सही तो हो बट ये जब इस क्वेश्चन पे आएंगे मैं तब बता दूंगा। चलो ठीक है, मुझे ध्यान नहीं। तो इसमें रियल में वैसे रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तुम सही कह रहे हो, रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। आंसर सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन 3 भी है 1.4 का, उसमें ये कह रहे हैं कि ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम ये भी तो लिख हमें बी पता नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना ए कॉमा बी माइनस ए। नहीं नहीं, जैसे ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में से निकले हैं, तो ए यूनियन बी बी के इक्वल हो जाएगा।
सर बट हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a कॉमा b माइनस a। b माइनस a, समझा नहीं? सर जैसे a तो एक सेट है जिसमें मान लो 1 and 2 है, एंड b में है 1 2 3, और अगर हमें उसका यूनियन लिखना है तो वो एक्चुअली होगा 1 2 3 जो कि b हुआ। बट हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे a और फिर b माइनस a होगा 3, तो a का हो गया 1 कॉमा 2 और b माइनस a हो गया 3। b माइनस, अच्छा a कॉमा b माइनस a, अच्छा 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 ठीक है। तुम ऐसे कह रहे हो कि उसको मैं ऐसे लिख दूं a कॉमा b माइनस a, इसमें a के एलिमेंट्स तो 1 और 2 आ ही गए, और b माइनस a मतलब b में से a वाले एलिमेंट्स को हटा दिया तो वो क्या बचा, 3 बचा। ये बोल रहे हो? यस सर। ऐसे मैंने वैसे लिखा हुआ देखा नहीं है कहीं पर, तुमने देखा है क्या कहीं किसी बुक में ऐसे? नहीं सर, मैं खुद से कर रही थी तो मैंने ऐसे कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो सीधा वही लिखो कि वो b के इक्वल है। ओके सर। ठीक है, बताओ अंशित, ये वाला क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है, और बताइए 1.4 1.5 में कहीं कोई डाउट है तो? एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets। हाँ, सेट बिल्डर में अगर क्वेश्चन दे रखा है तो सेट बिल्डर में ही लिखेंगे, रोस्टर में दे रखा है तो रोस्टर में ही लिखेंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पर 10 के 10 पार्ट्स जो हैं सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपका आंसर जो है वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दे रखा हो आंसर भी उसी फॉर्मेट में। सही है? सर एक और चीज, हाँ, सर 1.4 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। 1.4 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, हाँ मतलब वो इज ए अ सबसेट ऑफ बी वाला। यस यस हो गया। और व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी बी के इक्वल हो गया, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या आ गया, ए बी भी आ गया और सी भी आ गया, और ए बी सी क्या हो जाता है, बी हो गया वो तो सेट। सर बट यहाँ पर ए जो है वो ए और बी है, और बी के सबसेट्स तो होंगे ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट में, तो वो क्यों है? ना ना ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है कि जो सेट ए है वो है ए कॉमा बी, और सेट बी जो है वो है ए बी सी। तो आप ना, अगर मैं सेट बी के सबसेट्स की बात करूं तो इसके सबसेट्स तो होंगे टोटल 8, उनमें से एक सबसेट ये भी तो है कि आपने बी में से ए और बी को निकाला और कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है, ये तो समझ में आ गया ना कि मैंने बी में से 2 एलिमेंट्स को निकाला और 2 एलिमेंट्स को निकालकर कर्ली ब्रैकेट में रख दिया, तो ए बी का सबसेट हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। सर वो इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे ए को भी फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ए को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहाँ? सर जैसे हम सेट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं ना, और अगर हम बी के सबसेट्स लिखेंगे और ए भी एक है तो उसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए। ना 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 ना, अलग लिखने की जरूरत नहीं है भाई, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। देखो बी जो है, बी के सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो होगा 5, एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी, ये मैं बी के सबसेट्स लिख रहा हूँ। एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया ए सी, और एक हो गया ए बी सी, और इन पूरों को हमने उठाकर यहां रख दिया तो ये हमारा बन गया पावर सेट ऑफ बी। ये बी का पावर सेट बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें से कोई भी एक निकाल लो, तो मैंने ए बी को निकाल दिया, तो ये जो ए बी है, ये बी जो है, ये पीबी जो है, ये क्या है, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं इसमें बी के, तो इसमें से अगर मैं सिर्फ एक निकाल लूं तो वो एक सबसेट कहलाएगा बी का, तो जो ए है वो बी का एक सबसेट ही तो हो गया। अब उसमें ए को अलग से ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ओके सर। मतलब ये तो एक चीज पूछी है कि ए अगर ये है ए बी विद इन कर्ली ब्रैकेट,
तो इसका मतलब क्या ये इसका एक सबसेट है? हम कहेंगे हाँ इसका ये एक सबसेट तो ये है। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो बहुत सारे हैं, 8 होते हैं, ठीक है, लेकिन एक सबसेट तो ये है। तो हमने कहा कि हाँ ये ट्रू है। और फिर जब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन आपको समझ में आ ही रहा होगा, ए बी यूनियन ए बी सी। तो दोनों में ए तो एक ही बार आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है, तो उसको एक बार लिखेंगे। बी 2 बार आ रहा है इधर भी और इधर भी, तो एक ही बार लिखेंगे। और सी तो ए बी सी विच इज इक्वल टू बी। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, बताओ भाई और बच्चे बताइए 1.4 1.5 कहीं कोई और डाउट हो तो। अगर डाउट्स नहीं है तो आगे चलें। यस सर। चलिए जी, तो अगला देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, 2 सेट्स वाला भी होता है, 3 सेट वाला भी होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कई बार हमें इन्होंने दे रखा होता है कि हमें जो सेट है, सेट के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो ना देकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देते हैं। मतलब जैसे एक सेट था जिसमें हम ये बोलते थे कि 3 बच्चे हैं जो कि हॉकी हॉकी खेलते हैं, जैसे कि राम, गीता और अशोक, ये 3 बच्चे थे, राम, गीता और अशोक, कि ये हॉकी खेलते हैं। तो ये जो 3 बच्चे हो गए, अब इन तीनों के अलग अलग नाम ना देकर वो सीधा सीधा ये बोल देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले हॉकी आर 3। तो एन एन लिख देते हैं उसके लिए। देखिए कैसे मेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। हम ऐसे कहेंगे, पहले लिखेंगे कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो a इज इक्वल टू a b c d, देन n a, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ a। कार्डिनल नंबर ऑफ a का मतलब क्या है कि a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो na इज इक्वल टू 4 हो गया। दिस इज कार्डिनल नंबर। मतलब यहाँ पर मुझे सेट ना लिखकर मुझे ये लिखना है सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि 2 फॉर्मूले आप लिखेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। एक फॉर्मूला तो ये है एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कहानी है अगर मैं 2 सेट्स की बात करूं तो। और अगर मान लीजिए 3 सेट्स हों तो 3 सेट्स में क्या करते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 2 फॉर्मूले नोट करिए और बस 1-2 मिनट वेट कर लीजिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ जरा। चलिए जी,
अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। पेज नंबर 21 पर बिल्कुल नीचे आ जाइए, एग्जांपल नंबर 23। और एक फंडा जो मैंने आपको कल बताया था वो याद रखना कि अगर यूनियन की बात करी जा रही है तो यूनियन का मतलब ये है दिस और दैट। मतलब यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसी फंडे पर ये वाले सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी आप करेंगे, देखिए अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है काफी ये वाला जो क्वेश्चन है। तो एग्जांपल नंबर 23। इसमें देखिएगा, इन्होंने दे रखा है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। ठीक है, तो गिवन x यूनियन y, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 50 एलिमेंट्स हैं। x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। इसके बाद अगला देखिएगा, x हैज 28 एलिमेंट्स, यानी कि nx, इसमें हो गए 28 एलिमेंट्स। y हैज 32 एलिमेंट्स, मतलब ny is equal to 32। How many elements does x intersection y have? यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि nx इंटरसेक्शन y, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं ये पूछ रहे हैं। कैसे करोगे? nx यूनियन y is equal to nx plus ny minus nx इंटरसेक्शन y। nx यूनियन y कितने हैं इसमें एलिमेंट्स? 50। x में कितने हैं? 28। y में कितने हैं? 32 माइनस nx इंटरसेक्शन y। माइनस का nx इंटरसेक्शन y है, इसको इधर ले आओ, प्लस का n x इंटरसेक्शन y। 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, और माइनस 50, तो n x इंटरसेक्शन y ये कितना हो गया? 10 हो गया। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 24। 24 में इन्होंने दिया इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, तो 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो और आ गया, इसका मतलब ये यूनियन दे रखा है। तो एग्जांपल नंबर 24 में देखिए, सर क्या? एग्जांपल नंबर 24 में आप मान लो कि M फॉर मैथमेटिक्स यानी कि M फॉर मैथ्स और P फॉर फिजिक्स। तो एक स्कूल में 23 ऐसे 20 टीचर्स ऐसे हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। तो और का मतलब क्या हो गया? यूनियन हो गया। तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ऐसे कितने टीचर हैं? 20 टीचर हैं। तो M यूनियन P ये हो गए 20 टीचर्स। अच्छा, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, इनमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो 12 टीचर हो गए। और 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। तो ये इंटरसेक्शन हो गया।
एन एम इंटरसेक्शन पी। तो ऐसे कितने टीचर हैं? ऐसे केवल 4 टीचर हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। उसके बाद हाउ मेनी टीच फिजिक्स। अब ये बताओ कि उनमें से फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं। तो एन पी बताना है आपको। फॉर्मूला लिखेंगे एन एम यूनियन बी इक्वल टू एन एन। सर ऐसे क्वेश्चंस तो बिना फॉर्मूले के भी हो सकते हैं वैसे। बिना फॉर्मूले के भी हो सकते हैं, सही कह रहे हो, लेकिन सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। और यहाँ पर वैल्यू डालो, एन एम यूनियन पी कितना है 20 इज इक्वल टू एन एम कितना है 12 प्लस एन पी तो मुझे निकालना है माइनस एन एम इंटरसेक्शन की कितना हो गया 4। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। 8 प्लस एन पी, 8 इधर ले गए, NP is equal to 12 हो गया। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर 12। क्लियर है? यस सर। एग्जांपल नंबर 25 देखिएगा। 25 में है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each student likes to play at least one of the two games. ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट जो है वो, पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि एक क्लास है, उस क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि इसमें से 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि और ये जो 35 के 35 स्टूडेंट्स है ना, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है पूरी क्लास का, कि ये जो 35 के 35 स्टूडेंट्स हैं इनमें से हर एक बच्चा कोई ना कोई, इन दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलना जरूर पसंद करता है, या तो क्रिकेट और या फिर फुटबॉल। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन दो गेम्स के अलावा कोई तीसरा गेम खेलना पसंद करता हो या फिर कोई गेम खेलना ही पसंद ना करता हो। यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वही हमारा यूनियन है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आउट ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। दोनों में से कोई एक गेम खेलना उसको पसंद है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन दोनों गेम्स के अलावा कोई तीसरा गेम पसंद करता हो या उसको खेलना ही पसंद ना हो। मेरी बात सबको समझ में आ गई इतनी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर एन एक्स यूनियन वाई, ये मुझे दे रखा है 35। X is for cricket and Y is for football. क्रिकेट को X मान लो और फुटबॉल को Y मान लो। 24 like to play cricket, 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो NX is equal to 24। 16 like to play football, 16 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 16 हो गया। अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो एंड का मतलब वो इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको क्या निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दो, शांत बैठे हो सबके सब? यस सर। सभी को क्लियर है? दीपांशी, हर्षित, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया 35 और 24 प्लस 16 कितना हो गया 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। विदुषी तुम्हें क्लियर है? लेट ज्वाइन किया आज? यस सर, बट ये वाला थोड़ा
अनक्लियर ही है। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आएंगे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 और 35 को इधर ले आओ, 40 माइनस 35 ये हो गया 5। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट भी एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही खेल पसंद है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की। एग्जाम्पल नंबर 26 देखिएगा क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, उन पर एक सर्वे किया जाता है। क्या 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice। तो इन्होंने देखा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते हैं। तो 400 स्टूडेंट्स पर सर्वे करा गया है। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करेंगे, हम ये बोल देंगे X इज फॉर एप्पल जूस और Y इज फॉर ऑरेंज जूस। तो अब इन्होंने बोला कि 100 बच्चे जो हैं 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो एन एक्स तो हो गया 100, 100 बच्चों को तो एप्पल जूस पसंद है, और एन वाई हो गया कितना 150 को ऑरेंज जूस पसंद है। और इन्होंने कहा एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 बच्चे वो हैं जिनको एप्पल जूस भी पसंद है और ऑरेंज जूस भी। वो बच्चे एप्पल जूस भी ले रहे हैं और ऑरेंज जूस भी ले रहे हैं। तो एज वेल एज या एंड अगर आएगा तो इंटरसेक्शन की बात होगी। ठीक है, अब क्या है कि यहां से मैं एन एक्स यूनियन वाई निकाल दूंगा, समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा है कि उस स्कूल के सारे बच्चों को जूस पीना पसंद है या सारे के सारे बच्चों को एप्पल और ऑरेंज जूस पीना पसंद है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ना तो एप्पल जूस पियेंगे ना ऑरेंज जूस पियेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने बोला होता कि एंड ईच स्टूडेंट इज लाइकली टू टेक एट लीस्ट वन ऑफ द टू जूसेस, कि अगर हर एक स्टूडेंट जो है वो उन दो में से कोई ना कोई एक जूस जरूर पकड़ेगा, तो मैं बोलता कि जो मेरे को टोटल 400 बच्चे दे रखे थे वो यूनियन ही दे रखा है उसका। ऐसा नहीं दिया है इन्होंने। वैसे भी मेरे को ये 1 2 3 वैल्यूज दे रखी हैं, तो चौथी वैल्यू यानी कि यूनियन वो मैं निकाल सकता हूँ। निकालिए जरा, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये एन एक्स क्या हो जाएगा 100, एन वाई क्या हो जाएगा 150 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है 75। तो ये हो गया 250 माइनस 75 कितना हो जाएगा 175। तो 175 स्टूडेंट्स हैं जो या तो एप्पल जूस लेते हैं या ऑरेंज जूस लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। समझ गए मेरी बात। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया था कि यूनियन मतलब जहां पर आइदर और आता है वो यूनियन हो गया। तो 175 स्टूडेंट्स आर आइदर टेकिंग एप्पल जूस और टेकिंग ऑरेंज जूस। 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या फिर ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 400। 400 में से 175 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएंगे जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं। मतलब वो आ जाएंगे who are neither taking apple juice nor taking orange juice। समझ गए। यस सर। 225। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया ना सभी को। यस सर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर मैथ वाले में आते थे पहले। इसमें सर मैथ में। हाँ, ये उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। और ऐसा ना आगे जो आप मान लीजिए आगे
कभी कैट का या सेट का भी एग्जाम दोगे उसमें भी बहुत आते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are taking neither apple juice nor orange juice सर हाँ सर हमने एक टॉपिक मिस मतलब मिस का आपने कहा था, पर शायद बाद में कराओगे, जो सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन सेट्स यही तो था, यूनियन और इंटरसेक्शन। मुझे तो लगता है कि कुछ छूटा नहीं है, सब हो गया है। सर वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये। अच्छा अच्छा, अरे उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसके कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। सर तो ये हो गया 400 माइनस 175, तो कितना आ जाएगा 225। 225 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं ना एप्पल जूस ले रहे हैं। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 में देखिएगा, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो 200 लोग ऐसे हैं जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर हो रखा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है स्किन में। 120 have been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. ठीक है, सेकेंड है chemical C2 but not chemical C1, थर्ड है chemical C1 और chemical C2। अब जरा देखो, ये एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बताता हूं। इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। देखिए, कभी कभी हमारी स्किन पर कोई केमिकल अगर लग जाता है तो हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना। मान लीजिए वहां पर थोड़ा रैशेज हो गए, या मान लीजिए वहां पर थोड़ी इचिंग होनी शुरू हो गई, तो ये सब स्किन डिसऑर्डर है। तो हमने बोला कि कुछ लोगों को तो केमिकल C1 का एक्सपोजर मिला है, मतलब उनको केमिकल C1 लग गया उनकी स्किन पर, तो इस वजह से उनकी स्किन में वो डिसऑर्डर आ गया। कुछ लोगों को केमिकल C2 लग गया, केमिकल C2 के कांटेक्ट में या टच में आ गए वो, तो उनकी स्किन में वो डिसऑर्डर आ गया। तो मैंने केमिकल C1 को तो बोल दिया सेट ए और केमिकल C2 को बोल दिया सेट बी। इसका एक वेन डायग्राम बना दो, क्योंकि ये नॉट वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं ना ये। अब ये इसका क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा, इसमें लिखा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ही मैं वेन डायग्राम क्यों बना रहा हूं, मैंने बाकी में क्यों नहीं बनाया। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें इन्होंने बोला है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। तो 120 तो ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 का एक्सपोजर मिल गया। 120 तो यहाँ पर लिख दो आप, 120 या छोड़ो, आप ऐसे लिखो Na लिखो, Na हो गया 120 और Nb है 50, मतलब 50 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल C2 लग गया। एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, तो Na इंटरसेक्शन P, 30 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 भी बॉडी में टच कर गया है कहीं पर और केमिकल C2 भी टच कर गया है। तो C1 एज वेल एज C2, तो इस वजह से यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दिया मैंने, 30 आ गए। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। ठीक है, तो नॉट का मतलब क्या है, ये आपसे Na माइनस बी पूछ रहे हैं, Na माइनस बी पूछ रहे हैं। बताइए बेटा, फर्स्ट पार्ट में जो ये पूछ रहे हैं वो चीज समझ में आ गई ना? नो सर। नहीं आया, बताता हूं अभी। ऐसे
इंडिविजुअल्स बताइए जिनको केमिकल C1 बॉडी पर लग गया है लेकिन केमिकल C2 नहीं लगा है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वो लोग हैं जिनको, जो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन है, और ये इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 30। तो अगर मैं 120 में से ये 30 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सिर्फ वो बंदे बचेंगे who are exposed to only chemical C1, उनका केमिकल C2 से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? यस सर। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर है? अंश, अंशित, दीपांशी, यस सर। विदुषी, Yes, sir. पार्थ, लक्ष्य, हर्षित। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो मैं ये करूंगा, इसमें फर्स्ट पार्ट में है हमसे पूछा Yes, sir. ओके एन ए माइनस बी पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करा, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एन ए कितना है 120, इसमें से ये इंटरसेक्शन कितना है 30, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 90 आ गया। इसी तरह से अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who are exposed to chemical C2 but not chemical C1, मतलब केवल ये एक्सक्लूसिवली बी वाला आना चाहिए। तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। एन बी माइनस ए, इसमें वेन डायग्राम बनाना कंपलसरी है? ना ना ना, ये तो समझाने के लिए बताया है, कंपलसरी नहीं है। एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। एन बी कितना है 50, 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 20। अब वो थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं केमिकल C1 और केमिकल C2, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 और केमिकल C2। और का मतलब क्या है कि यूनियन पूछ रहे हैं वो आपसे। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड में है एन ए यूनियन बी, ये हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है 120 प्लस एन बी कितना है 50 और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 30। 170 माइनस 30 कितना हो गया 140। बताइए जी, क्लियर है? और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी दे रखी होती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यही जो हमने देखा था एग्जांपल 27, इसमें सबसे पहले ये मेंशन कर रखा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर 200 लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इसका कोई लेना देना था ही नहीं इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। समझ गए? तो कई बार कुछ चीजें बिल्कुल एक्स्ट्रा दे रखी होती है। बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मिसलेनियस का दिवस कल है ना एग्जाम। यस सर। मिसलेनियस का एक एग्जांपल नंबर 34 कराऊंगा, एक्सरसाइज 1.6 तो आप लोग करना। मैं मिसलेनियस का एग्जांपल 34 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये। ठीक है? और तुम्हारे स्कूल का ही बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारे स्कूल के टेस्ट पेपर्स में बहुत पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, और सभी जगह पूछा जाता है ये। Sir, हाँ, सर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें सर मैम ने इम्पोर्टेंट मार्क कराए हैं, कह रही थी यही करने हैं सिर्फ। चलो ठीक है, तो वही कर लेना। वैसे मैं तो सारी करवा दूंगा। सर हमें भी बोला था कि मिसलेनियस से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, चलिए ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 34 देखो। एग्जांपल नंबर 34 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल नंबर 34 बिना वेन डायग्राम के नहीं होगा। इसमें एक वेन डायग्राम बना रहे हैं। पहले वेन डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
ये यूनिवर्सल सेट है, ये है एफ, ये है बी, और ये है कैपिटल सी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। देखिएगा इन्होंने क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 34 है पेज नंबर 25 पर। अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। एक कॉलेज है उसने फुटबॉल में तो 38 मेडल अवार्ड करे बच्चों को, 15 बास्केटबॉल में और 20 करे क्रिकेट में। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं, यानी कि वो तीनों स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं, तीनों स्पोर्ट्स उन्होंने खेले हैं। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, जो 2 स्पोर्ट्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं। जिन्होंने पूरे के पूरे 3 स्पोर्ट्स में मेडल जीत लिए वो तो इन्होंने बता दिया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं वो बताओ कौन, कितने बच्चे। तो देखिएगा सबसे पहले F इज फॉर फुटबॉल। सर क्वेश्चन दोबारा समझा दो। अभी बता रहा हूँ। F इज फॉर फुटबॉल, B इज फॉर बास्केटबॉल एंड C इज फॉर क्रिकेट। देखो ऐसा है कि एक स्कूल है, स्कूल ने मेडल्स अवार्ड करे, मेडल्स दिए, जो स्पोर्ट्समैन हैं, खेलने वाले जो बच्चे हैं उनको मेडल्स दिए गेम जीतने पर। तो इनमें से 38 मेडल्स तो उन्होंने फुटबॉल वाले बच्चों को दिए, 15 मेडल्स उन्होंने बास्केटबॉल में दिए, बास्केटबॉल में जो भी बच्चे जीते उनको दिए 15 मेडल, और 20 मेडल उन्होंने दिए क्रिकेट में। अब इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men, ये जो मेडल्स हैं ये टोटल 58 बच्चों को, 58 बच्चों को गए ये मेडल्स, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने ये बोला है कि 3 मेडल्स ऐसे हैं, 3 मेडल ऐसे हैं जो उन बच्चों को गए हैं जिन्होंने तीनों ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा था। सोचो कि राम, श्याम और अशोक, कोई 3 बच्चे ऐसे थे जो फुटबॉल में भी उन्होंने एक मेडल जीता है, क्रिकेट में भी जीता है और बास्केटबॉल में जीता है। ऐसे श्याम ने भी, ऐसे ही अशोक ने भी। तो तीनों बच्चों ने तीनों जो स्पोर्ट्स हैं उनमें मेडल जीता है। तो अब आप ये देखो कि हमने ना इसमें ऐसा कर दिया कि जो बच्चे फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल जीत रहे हैं उसको बोल दिया ए, ठीक है, यानी कि सिर्फ दो, एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में जो मेडल जीत रहे हैं। अच्छा, जो फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल जीत रहे हैं उनको बोल दिया बी। जो बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल जीत रहे हैं उनको बोल दिया सी। और जो बच्चे फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों में मेडल जीत रहे हैं उसको बोल दिया डी। आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो ए है ये एफ और बी में, फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन है, जो बी है वो फुटबॉल और क्रिकेट में कॉमन है, और जो स्मॉल सी है वो बास्केटबॉल और क्रिकेट में कॉमन है, और जो स्मॉल डी है ये तीनों में आ रहा है बेटा, तीनों में। देखो क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल में भी, तो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये समझ गए? यस सर। भव्या समझ में आ रहा है? यस सर। हर्षित क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो अब आप ये देखो कि जिन्होंने फुटबॉल में मेडल जीते यानी कि एन एफ, ये कितने बच्चे हैं जिन्होंने फुटबॉल में मेडल जीते हैं? 38। जिन्होंने बास्केटबॉल में मेडल जीते हैं वो है 15, और जिन्होंने क्रिकेट में मेडल जीते हैं वो बच्चे हैं 20। और टोटल मेडल कितने बच्चों को गए हैं? यानी कि एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे कितने बच्चे हैं? 58। टोटल 58 मेडल्स जो है वो अवार्ड करे गए हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने तीनों में मेडल जीते हैं? तो ये हो गया एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना हो गया? ऐसे बच्चे हैं 3, ठीक है। तो अब जरा देखो आप, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जो 3 सेट वाला फॉर्मूला होता है वो लगाऊंगा मैं। अब वो फॉर्मूला देखिएगा क्या है।
एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि यहाँ पर है एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। और प्लस का एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू डालो, एन एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना है 58, एन एफ कितना है 38, एन बी कितना है 15 और एन सी कितना है 20, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी। मतलब फुटबॉल में और बास्केटबॉल में कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस डी आ रहा है कॉमन, समझ रहे हैं? फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन क्या है, ए प्लस डी। ये समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस डी माइनस बास्केटबॉल और क्रिकेट में कॉमन क्या आ रहा है, बास्केटबॉल और क्रिकेट, इसको भूल जाओ, सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट की बात करेंगे तो सी और डी दोनों एरिया में लाई कर रहा है, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। तो लिखो माइनस का सी प्लस डी। फिर अब क्रिकेट और फुटबॉल में, क्रिकेट में यानी कि सी और फुटबॉल यानी कि एफ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला बी प्लस डी। बताइए बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबको? ये सभी को क्लियर है? अंशित, अंश, आस्था, भव्या, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, और लास्ट में एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना है 3 है। अब समझना 58 इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस कितना हो गया ये 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 और 0 13 ही हो गया, 73 16 हो गया, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 और 2 7 76 हो गया टोटल। अब एक्सपेंड करिए इनको बेटा, ये हो गया माइनस ए माइनस डी माइनस सी माइनस डी माइनस बी माइनस डी। 58 इज इक्वल टू 76 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एक तरफ लिख लो, माइनस डी माइनस डी माइनस डी कितना हो गया माइनस 3डी। अब क्या करिए, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी को इधर ले आओ, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। 76 माइनस 58 माइनस 3डी। ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये क्या है, a क्या है कि एग्जैक्टली मतलब अगर मैं f का और फुटबॉल का और बास्केटबॉल का कॉमन देखूं ना, इंटरसेक्शन देखूं, तो उसमें a प्लस डी आ रहा है। इसका मतलब ये जो d है ये तो तीनों स्पोर्ट्स में कॉमन है, वो वाला भी आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है कितने बच्चों ने एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं। तो एग्जैक्टली 2 या तो होना चाहिए सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला कॉमन, तो वो या तो ए है, सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट वाला कॉमन तो सिर्फ सी है, सिर्फ फुटबॉल और सिर्फ क्रिकेट वाला कॉमन तो वो है स्मॉल बी। तो मतलब मुझे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये अगर टोटल डेटा आ जाए तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा जिन बच्चों ने एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं। ये जो बीच में डी आ रहा है ना, ये डी नहीं चाहिए मुझे, समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अभी देखो 76 माइनस 58 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8 हो गया, 16 माइनस 8 हो गया 8 और ये 18 बचा, माइनस 3 और डी कितना है, डी यही तो है जो तीनों में कॉमन है, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में कॉमन है वो 3 है, तो डी की वैल्यू तो 3 है। तो ये हो गया 18 माइनस 9 यानी कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में ही मेडल जीते हैं, 2 से ज्यादा नहीं जीते, उन्होंने 2 स्पोर्ट्स से ज्यादा मेडल नहीं जीते। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। दीपांशी, हर्षित, लक्ष्य, पार्थ, यस सर। यस सर। यस सर।
चलिए जी ठीक है, तो Yes, बस sir. ऐसा करो और दिवस बता देना मेरे को, अगर कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना तुम। ओके सर। ठीक है ना, रात में आप 9 बजे 10 बजे कभी भी मेरे को कॉल कर लेना है, मैसेज कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।